तो देखो, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है सेक्स क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो, सेक्स क्रोमोसोम बेसिकली होता क्या है, पहले तो ये समझ लें। मोस्ट जो एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होते हैं, ये तुमको मालूम है। इसका मतलब कि फीमेल अलग, मेल अलग, फीमेल अलग, ठीक है। डाइमॉर्फिज्म का यही मतलब होता है। अब एक्चुअली में सेक्स डिटरमाइन करने के कई तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सेक्स क्रोमोसोम की जो मौजूदगी है बॉडी में या सेल्स में, उसी की वजह से सेक्स डिटरमाइन होता है। तो उन्हीं चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम की वजह से सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, वहाँ की अगर हम बात करें तो ये स्पेशल सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स डिटरमाइन करते हैं। इनकी संख्या हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्रोमोसोम्स, जिसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, मालूम है सबको। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में ऑटोसोम्स जो होते हैं वो 22 पेयर्स और सेक्स क्रोमोसोम का एक पेयर होता है। अगर एक्स वाई है तो मेल होगा, एक्स एक्स है तो फीमेल होगी। मॉर्फोलॉजी और जीन कंटेंट दोनों के अलग अलग होते हैं, एक्स क्रोमोसोम का अलग, वाई क्रोमोसोम का अलग। अगर वाई क्रोमोसोम की हम बात करें तो ये थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू एक्स क्रोमोसोम। इसमें 397 जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से 100 से कम जीन्स जो है वो फंक्शनल होती हैं। तो जीन जो प्रेजेंट हैं उसको हम स्यूडो जीन्स भी कह सकते हैं, कि ऑल्दो दे आर प्रेजेंट बट दे हैव नो रिलेवेंट फंक्शन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, या इसके बियॉन्ड और भी, अपार्ट फ्रॉम डिटरमाइनिंग द सेक्स और काम भी जो जीन्स के हैं, तो उसमें फंक्शनल जीन्स जो है वो 100 से कम ही होती हैं। जबकि एक्स क्रोमोसोम साइज चूंकि बड़ा है तो इसमें 1000 से ज़्यादा जीन्स मौजूद होती हैं। और हम जानते हैं कि कई तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी एक्स क्रोमोसोम में मौजूद जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, ब्लड ग्रुप डिसऑर्डर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। अब ह्यूमन वाई क्रोमोसोम की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इसमें स्ट्रक्चरली 3 रीजन्स होते हैं, 3 इलाके होते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं मेल स्पेसिफिक रीजन, जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम में पाया जाएगा, दूसरे क्रोमोसोम में यानी एक्स में नहीं पाया जाएगा, इनफैक्ट ऑटोसोम्स में भी नहीं पाया जाएगा। दूसरा जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। और ये रीजन दो टाइप के होते हैं, एक पार 1 कहलाता है, पार 2। पार मतलब वही स्यूडो ऑटोसोमल रीजन, PAR। और तीसरा जो इलाका होता है उसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन रीजन। यहाँ पे डायग्राम में आप साफ साफ देख सकते हैं, वाई क्रोमोसोम का डायग्राम है ये। तो सेंट्रोमियर बीच में है, पार 1 जो है इसके शॉर्ट आर्म पे है एट द टिप, और पार 2 जो है वो लॉन्ग आर्म पे है एट द टिप। बीच वाला ये जो इलाका है, ये कौन सा इलाका है? इट इज हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है। हेटेरोक्रोमैटिन आपको मालूम है कि ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। और ये जो इलाका जो ब्लैक में नज़र आ रहा है वो मेल स्पेसिफिक रीजन है। तो इतने इलाके यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहे हैं, पार हो गए, हेटेरोक्रोमैटिन हो गया, और मेल स्पेसिफिक रीजन हो गया। सेंट्रोमियर तो खैर होगा ही। तो इस तरह से स्ट्रक्चरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब पार या स्यूडो ऑटोसोमल रीजन्स की हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें 20 प्रोटीन कोडिंग जीन्स प्रेजेंट होती हैं। 16 इनमें से पार 1 वाले रीजन में होती, जो शॉर्ट आर्म के टिप पे पाया जा रहा था, और 4 जो हैं वो पार 2 रीजन में होती हैं, यानी जो लॉन्ग आर्म के टिप पे मौजूद था। और ये जो पार रीजन्स होते हैं ये एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। हमने ऊपर वाई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में दिखा दिया उसको, अभी आगे नीचे हम एक्स क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी देखेंगे कि पार वाला जो रीजन है, स्यूडो ऑटोसोमल रीजन, ये मौजूद है। तो अब सवाल आता है कि इस पार रीजन का काम क्या है। तो पार रीजन जो है उसका काम यही है कि एक्स और वाई इन दोनों क्रोमोसोम की जो पेयरिंग होती है
उसके लिए ये पार रीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें जो पार 1 है वो मेजर स्यूडो ऑटोसोमल रीजन है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है 2.6 MB का, और ये कहाँ मौजूद है? एट द टिप ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ बोथ क्रोमोसोम्स, यानी एक्स भी और वाई भी। साथ ही साथ एक माइनर स्यूडो ऑटोसोमल रीजन जिसको हम पार 2 कह रहे हैं। क्यों माइनर कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसका साइज छोटा है, 320 KB का है सिर्फ, और ये कहाँ पे मौजूद होता है? एट द टिप ऑफ लॉन्ग आर्म, ऊपर हमने डायग्राम में देख लिया, ऑफ बोथ क्रोमोसोम्स, यानी एक्स और वाई दोनों में। पार 1 सेगमेंट में जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू एक्स इनएक्टिवेशन, यानी एक्स क्रोमोसोम के इनएक्टिवेशन में इनका कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता। एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन जो है वो एक अलग टॉपिक के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे, डोसेज कंपनसेशन में, जिसमें ये चीज़ हम देखेंगे कि एक्चुअली फीमेल्स के पास तो 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल्स के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम है तो जो एक्स में कंटेंट जीन्स होंगी उनकी भी संख्या डबल होगी। इसका मतलब उन जीन के प्रोडक्ट्स भी डबल अमाउंट में बनने चाहिए फीमेल्स में एज कंपेयर टू मेल। लेकिन एक एक्स इनएक्टिवेट हो जाता है, उसकी क्या हाँ, बार बॉडी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे होता यह है कि फीमेल में भी इफेक्टिवली एक ही एक्स क्रोमोसोम की जीन्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं, और मेल में तो खैर एक ही है। तो वो जो एक्स इनएक्टिवेशन है, इसमें पार 1 सेगमेंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पार 1 सेगमेंट एक्स क्रोमोसोम में भी पाया जाएगा। तो एक चीज़ तो ये समझ में आई। दूसरा क्या है पार 1 सेगमेंट का? कि ये क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करता है। क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होगी? वाई क्रोमोसोम के और एक्स क्रोमोसोम के, दोनों के पार 1 सेगमेंट के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। तो होता यह है कि इस रीजन में, इस इलाके में, पार 1 इलाके में जो एलील्स पाई जाती हैं, ये नॉर्मल जो एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड पैटर्न है इनहेरिटेंस का, उसको नहीं शो करती हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जब हो जाएगी तो लिंकेज अपने आप नहीं हो पाएगी। तो एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड जीन्स जो हैं वो पार 1 रीजन में नहीं पाई जाएंगी। ये इस चीज से जाहिर हो गया एक चीज। तो अच्छा, अब ये सेग्रीगेशन इनका होता कैसे? जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो जीन सेग्रीगेट करेंगी। तो सेग्रीगेशन इनका ऑटोसोमल एलील्स की तरह ही होता है, जैसे 22 पेयर ऑटोसोम्स में हो रहा है क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन, वैसे इनमें भी होता है। अब जो दूसरा रीजन है मेल स्पेसिफिक रीजन वाई क्रोमोसोम का, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें 23 प्रोटीन कोडिंग जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो जी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ये सब। जैसे ऊपर हमने पार 1 में 20 देखा था, पार में दोनों को मिला के 20 जीन्स थी, जिसमें 16 पार 1 में थी और 4 जो है पार 2 में थी। अब मेल स्पेसिफिक रीजन जो वाई क्रोमोसोम का, उसमें 23 प्रोटीन कोडिंग जीन्स और कई सारी स्यूडो जीन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ऊपर हमने स्यूडो वाला भी बात किया था, लेकिन यहाँ पे भी स्यूडो जीन्स मौजूद होती हैं। स्यूडो जीन्स का मतलब क्या है? तो स्यूडो जीन्स बेसिकली नॉन फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए के, जो कि फंक्शनल जीन्स से रिजेंबल करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सेम सीक्वेंस होगा, एक आध दो बेस पेयर इधर से उधर हो जाएंगे, तो उसकी वजह से वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी। और ये तैयार कैसे, कब बनती हैं? तो ये बनती हैं जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा हो, तो वो सुपरफ्लस कॉपी की तरह, मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ फंक्शनल जीन्स की तरह ये बन जाती हैं, चाहे डीएनए डुप्लीकेशन से या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। जो कि कोई एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अगर हो रहा हो, तो उस दौरान भी कभी कभी एक खामी हो जाती है कि जो ओरिजिनल जीन है वो तो बन ही जाएगी, उसके अलावा जो स्यूडो जीन है वो भी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है स्यूडो जीन्स का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली। फीमेल्स में आप देखिए 2 एक्स क्रोमोसोम हो गए और मेल में 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम हो गया। यहाँ पे इलाके भी यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहे हैं। शॉर्ट आर्म जो है इसमें पार 1 लोकेटेड है और लॉन्ग आर्म जो है एक्स क्रोमोसोम का, इसमें पार 2 लोकेटेड है ये इलाका। वही चीज जो है वाई क्रोमोसोम के साथ भी है। अच्छा, अब एक्स क्रोमोसोम में ये एक स्पेसिफिक इलाका जो है एनपीएक्स, इसको जिसको हम कह रहे हैं, ये नॉन स्यूडो ऑटोसोमल पोर्शन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉन स्यूडो ऑटोसोमल पोर्शन ऑफ द एक्स, जिसको एनपीएक्स कह रहे हैं। भाई पार क्या है? ये तो स्यूडो ऑटोसोमल रीजन है और ये भी स्यूडो ऑटोसोमल रीजन है।
ये वाला इलाका नॉन स्यूडो ऑटोसोमल है जो वाइट में दिख रहा है। तो एक्स क्रोमोसोम में ये हो गया। अच्छा, वाई क्रोमोसोम में ये जो बचा हुआ इलाका है जो वाइट दिख रहा है वो क्या कहलाता है? इट इज नोन एज मेल स्पेसिफिक रीजन, MSY। ये देखिए, मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ द वाई, जिसको हम MSY कहते हैं। तो एक चीज यहां पे जानना बेहद जरूरी है कि पार वन ऑफ एक्स एंड पार वन ऑफ वाई, ये तो आपस में क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, लेकिन ये जो MSY पोर्शन है वाई क्रोमोसोम का और NPX पोर्शन है एक्स क्रोमोसोम का, ये एक दूसरे से रिकम्बाइन नहीं करेंगे। यहां पे लिखा हुआ साफ साफ, द NPX एंड MSY डू नॉट रिकम्बाइन विद ईच अदर। और इसका मतलब ये हो गया कि यही वो रीजन्स हैं NPX और MSY जिसकी वजह से X क्रोमोसोम की स्पेसिफिक जीन X पे ही प्रेजेंट रहती है और Y क्रोमोसोम की स्पेसिफिक जीन Y पे ही प्रेजेंट रहती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब कि डिफरेंसेस बिटवीन X एंड Y अराइज बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन NPX एंड MSY जीन्स। तो ये दोनों इलाके जो है वो X और Y को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये अच्छा, तो यहीं पे ये बात फिर से हम बता दे रहे हैं कि पार वाले जो इलाके हैं वो आपस में रिकम्बाइन करेंगे, पार 1 हो गया, पार 2 हो गया, लेकिन NPX और MSY वाले इलाके एक दूसरे से रिकम्बाइन या क्रॉसिंग ओवर नहीं शो करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब दूसरे एनिमल्स की अगर हम बात करें, सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स, अभी तो हम लोग ह्यूमंस में देख रहे थे। तो मोस्टली एनिमल्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल, या इसको गोनोकोरिक भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या, मेल अलग हो गया और फीमेल अलग। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं या हर्माफ्रोडाइट जिनको कहते हैं, जिनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। अब ये हर्माफ्रोडिटिज्म जो है या बाइसेक्सुअलिटी, ये भी दो टाइप से डेवलप हो सकती है। एक को हम कहते हैं साइमल्टेनियस हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक साथ प्रेजेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल बताओ हर्माफ्रोडाइट का कोई एनिमल। हद है। अर्थवर्म। हाँ भैया, अर्थवर्म। और दूसरा जो तरीका है हर्माफ्रोडिटिज्म का वो है सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडिटिज्म। इसका मतलब कि पहले वो मेल पैदा हुआ, लेकिन कुछ चेंजेस हुए, कुछ मे बी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी बाद में फीमेल में कन्वर्ट हो गया, या पहले फीमेल पैदा हुई और बाद में वो चेंज हो गई मेल में। तो वो सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडिटिज्म कहलाता है, ये साइमल्टेनियस। अब इसका एग्जाम्पल आप ढूंढेंगे, ये आपका होमवर्क है, सीक्वेंशियल का एग्जाम्पल आपको बताना है। अच्छा, कोई एनिमल जो है वो मेल, फीमेल या हर्माफ्रोडाइट में डेवलप होगा, इसका डिटर्मिनेशन उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बहुत अर्ली स्टेज में ही कर लिया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है? तो ये जो मैकेनिज्म है जिससे सेक्स एस्टेब्लिश होता है, मेल है कि फीमेल है या हर्माफ्रोडाइट है, इसी मैकेनिज्म को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। और ये मैकेनिज्म दो टाइप की हो सकती है, या तो जीनोटिपिक, उसमें जो जीन्स मौजूद हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या एनवायरनमेंट जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में अपना रोल प्ले कर रहा हो। तो जीनोटिपिक सेक्स डिटर्मिनेशन पहले हम देखते हैं, फिर एनवायरमेंटल पे आएंगे। तो नेक्स्ट शीट पे हम जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे जीनोटिपिक सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो जीनोटिपिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहिए या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कहिए, बात वही। ठीक है, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम पे ही। चार टाइप के ये सिस्टम्स हैं, XY, ZW, एक्सो, हैप्लोडिप्लॉइड। बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे। XY सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि जो फीमेल होती है वो होमोगेमेटिक होती है, यानी XX गैमीट ये जो जब बनाएगी तो दोनों गैमीट सिमिलर होंगे। एक के पास एक एक्स चला जाएगा, दूसरे के पास दूसरा एक्स चला जाएगा, तो होमोगेमेटिक कहा। मेल इसमें क्या होता है? हेट्रोगेमेटिक, क्योंकि मेल का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है XY होता है, तो एक गैमीट में X जाएगा, दूसरे गैमीट में Y जाएगा, तो दोनों गैमीट्स अलग अलग हो जाएंगे, तो इसलिए टर्म दिया हेट्रोगेमेटिक। एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स हो गए,
बहुत सारी फ्लाइज हैं और कुछ फिशेस जो हैं, ये एक्स वाई जो जेनेटिक सिस्टम है सेक्स डिटर्मिनेशन का उसको फॉलो करती है। जेड डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो जेड डब्ल्यू जो है एक्स वाई का ऑपोजिट है। यहाँ पे फीमेल जो होती है वो हेटेरोगेमेटिक होती है। तो इसका मतलब कि फीमेल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जेड डब्ल्यू है। यहाँ जो गेमिट बनेगा तो एक जेड बन जाएगा, एक डब्ल्यू, दोनों गेमिट अलग अलग। यानी एग जो होगा वो यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन करने में मेन रोल प्ले करेगा अपना। और एक सेकेंड, मेल यहाँ पे क्या है, मेल होमोगेमेटिक है, जेड जेड, तो यहाँ पे दोनों गेमीट्स एक टाइप के बनेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, एक्स वाई और जेड डब्ल्यू सिस्टम एक दूसरे के ऑपोजिट है। एग्जाम्पल्स इसमें है बर्ड्स, स्नेक्स, बटरफ्लाईज और कुछ फिशेज। यहाँ पे भी कुछ फिशेज, यहाँ पे दूसरी कुछ फिशेज। अच्छा, फिश जो है वो प्लूरल है और फिशेज क्या है? बचपन में तो इंग्लिश में हम ऐसे ही फिशेज पढ़ते। कोई वर्ड ही नहीं है सर। फिशेज कोई वर्ड नहीं है, फिशेज इज, ऐसे लिखा जाता है पर सही नहीं है, नहीं, मतलब इंग्लिश सही में है। शायद नहीं। हाँ सही है, लेकिन कैसे? बायोलॉजिकली। इंग्लिश वर्ड नहीं है, मतलब इंग्लिश सही। में फिश फिश होती है, फिश चाहे ऐसे कहो चाहे फिश ऐसे कहो, सिंगुलर। जैसे स्पीशीज होती है वैसे ही फिश भी होती है उसका फिर। एग्जैक्टली exactly. अगर हम कई स्पीशीज ऑफ फिश को इन्वॉल्व कर रहे हैं तब हम फिशेस कहेंगे। सिंगल स्पीशीज में ही प्लूरलिटी की अगर हम बात करेंगे तब फिश ही बोलेंगे। बात समझ में आई? फिशेस का मतलब मोर देन वन स्पीशीज आर बीइंग कंसीडर्ड। एक्सओ, एक्सओ सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जो फीमेल होती है वो तो चलो ठीक है, होमोगेमेटिक हेट्रोगेमेटिक यहाँ टर्म इसलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि मेल के पास सिर्फ इकलौता एक्स क्रोमोसोम होता है। ये ओ जो लिखा है, ओ का मतलब यहाँ पे बेसिकली जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स। मेल्स में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो इकलौता एक्स है। जब दो एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे तो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा वो इंडिविजुअल। ऐसा पाया जाता है ग्रास हॉपर में, टिड्डा, ठीक है, लोकस्ट। ग्रास हॉपर और लोकस्ट में क्या अंतर है? वो ग्रुप में होते हैं। हाँ, लोकस्ट मतलब जब ग्रास हॉपर्स ग्रुप में हो गए तो वो लोकस्ट कहलाएंगे, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेल जो है इसमें कैसे पैदा होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से, और जब अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल पैदा होगा तो ये हैप्लॉइड होगा। फीमेल जो इसमें पैदा होती है वो दो टाइप की होती है फीमेल, एक क्वीन होती है, एक वर्कर भी। मेल को यहाँ पे क्या कहते हैं? ड्रोन्स। ड्रोन। हाँ, अगर हम उसकी बात करें, उसी की बात कर रहे हैं, मधुमक्खी की ही। तो फीमेल जो होती है क्वीन और वर्कर होती है, दो टाइप की, क्वीन और वर्कर। क्वीन क्वीन कैसे बन जाती है? रॉयल जेली खाते हैं। रॉयल जेली खा के। तो ठीक है, मतलब फीडिंग न्यूट्रिशन सोचिए आप कितना असर डालता है। डालता ही है भाई, हम लोग क्या हैं, हम लोग चावल गेहूं और आटा दाल इसकी इसकी बोरियां ही तो हैं हम लोग, और क्या है, बस अलग तरीके से वो ऑर्गेनाइज हो गया है। तो डेप ये अब फीमेल कैसे डेवलप हो रही है? इट इज़ बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। तो इसका मतलब कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो दो गैमेट्स मिले, तो जब दो गैमेट्स मिलेंगे तो ये डिप्लॉयड हो जाएगा। हनी बी एग्जाम्पल आपको मालूम है। यहाँ पे इसका इस तरह से चार्ट दिया हुआ है, एक्स वाई सिस्टम में, ह्यूमंस में एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल, एक्सो सिस्टम ग्रास हॉपर, एक्स एक्स फीमेल, एक्स ओ मेल, जेड डब्ल्यू सिस्टम बर्ड्स में, जेड डब्ल्यू फीमेल, जेड जेड, और हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम में हनी बीज का एग्जाम्पल है। डिप्लॉयड जो हो गई वो फीमेल हो गई, हैप्लॉयड जो है मेल या ड्रोन्स, और वर्कर भी जो होती है इसको हम इम्परफेक्ट फीमेल कहते हैं। इम्परफेक्ट फीमेल क्यों कहते हैं? क्वीन को परफेक्ट फीमेल क्यों कहते हैं बताओ? जो वर्कर होती है वो रॉयल जेली पे फीड नहीं तो करती है। इम्परफेक्ट क्यों कह रहे हैं? एग नहीं देती। हाँ, मेन चीज ये है, अगली जनरेशन पैदा नहीं करती वर्कर भी, इसीलिए इम्परफेक्ट। परफेक्शन इम्परफेक्शन इज ऑल डिफाइंड बाय द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो ये कारण है। खैर, अब आगे आते हैं एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल हमने देख लिया, एनवायरमेंट कैसे रोल प्ले करता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, पीएच, सोशल इंटरेक्शन कैसे हो रहा है बिटवीन द इंसेक्ट्स, और सीजनैलिटी,
ये चीज़ें जो हैं वो भी सेक्स डिटर्मिनेशन में अहम रोल प्ले करती हैं। जैसे सोशल इंटरेक्शन का, एक सोशल इंटरेक्शन तो उसको नहीं बहुत कहेंगे, फ्रॉग के केस में आपको मालूम होगा कि एक्चुअल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? एम्फीबियन है ना, वाटर में। वाटर में होता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन स्यूडो कॉपुलेशन तो करते हैं ना, दोनों एक साथ आते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे फिर तैरते रहते हैं। उस दौरान जो फीमेल है वो अपना एग वाटर में रिलीज कर देती, मेल जो अपना स्पर्म वाटर में रिलीज कर देता है। तो एक्चुअल कोई कॉपुलेशन का एक्ट नहीं हो रहा है, बस इंटरेक्शन हो रहा है इस तरह से। और फर्टिलाइजेशन तो आउटसाइड द बॉडी ही हो रहा है। तो इस तरह से वो एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया ना वाटर का, वाटर नहीं होता तो कैसे हो पाता। तो इसीलिए एम्फीबियंस हैं, उनके लिए पानी चाहिए ही चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। तो अच्छा, तो इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या है कि सेक्स जो है वो कैसे डिटरमाइन हो रहा है, इसके लिए टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है। और टेम्परेचर का मतलब क्या कि एग का इंक्यूबेशन किस टेम्परेचर पे हो रहा है। और ये जो इंक्यूबेशन है एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान ही होना चाहिए, जिसको हम टेम्परेचर सेंसिटिव पीरियड कह रहे हैं। वो पीरियड अगर एक्सीड कर गया, उसके उस पीरियड के बियॉन्ड वो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसको देने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो एक स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेज है, जिस दौरान अगर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल गया तो सेक्स डिटरमाइन हो जाएगा उसी हिसाब से। जैसे तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है कि सेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय जाइगोटिक जीनोटाइप। यानी अगर जाइगोट हमने ले लिया, उसका जीनोटाइप देख लिया हम, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये फला जाइगोट जो है मेल ही बनेगा या फीमेल ही बनेगी। टेम्परेचर कैसा मिला, इंक्यूबेशन टेम्परेचर कैसा मिला, ये डिसाइड करेगा। जैसे सभी क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स मोस्टली, और लिजर्ड्स यानी छिपकली की कुछ जो स्पीशीज हैं, इनमें इस तरह से टेम्परेचर रेगुलेटेड सेक्स डिटरमाइन होता है। जी। तो मतलब टेम्परेचर आखिर जो प्रोटीन बनेगा या जो भी मतलब प्रोसेस चलेगी वो तो जीन्स के थ्रू ही चलेगी, तो इसका मतलब टेम्परेचर के इफेक्ट से जीन्स में कोई अंतर होगा? एग्जैक्टली देखो, कभी भी एनवायरनमेंट को एक्ट करने के लिए तो कोई चीज चाहिए ना। तो जो वो जीन अगर मौजूद हो गई, वो जीन प्रेजेंट है, हो सकता है वो रिलेटिवली हायर टेम्परेचर पे अपना एक्सप्रेशन ना दे रही हो, एक स्पेसिफिक लोअर टेम्परेचर हो जिस पे वो अपना एक्सप्रेशन दे रही होगी, और उस एक्सप्रेशन की वजह से एक पर्टिकुलर सेक्स हमको मिल जाएगा। जीन के बिना तो एनवायरनमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सिर्फ जीन होने से सेक्स डिटरमाइन हो जाएगा, ये चीज यहां पे नहीं है। उसको एक्सप्रेस कराने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। तो अल्टीमेटली कौन डिसाइड कर रहा है? एनवायरनमेंट ही तो। ठीक है। अब हम वो करेला और भिंडी और गोभी ले आके रख दें घर में तुम्हारे, तो तुम वैसे तो खा नहीं लोगी। जब उसको बनाओगी तब तो खाने लायक होगा। तो बनाने वाला जो है यहाँ पे मेन है, यानी एनवायरनमेंट मेन है। नेक्स्ट है एक स्पेसिफिक एग्जांपल, जैसे तुमने जो कहा उसी बात की बात हो रही है यहाँ पे, एक्सटेंशन है उसका। इट इज सजेस्टेड दैट एंजाइम एरोमेटेज, क्या है? बेसिकली एक सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन है, इज इंपॉर्टेंट इन टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन इन टर्टल्स। तो जाहिर सी बात है, अगर ये एंजाइम है तो इसको कोड करने के लिए कोई जीन होगी, और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही एक्टिवेट होती होगी, और एक्टिवेट होगी तो एरोमेटेज बनेगा। अब एरोमेटेज बन गया अगर, तो ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हुआ, फीमेल हो जाएगी वो इंडिविजुअल। और अगर ये एरोमेटेज एब्सेंट रहा तो वो इंडिविजुअल एज अ मेल डेवलप होगा। तो टर्टल्स में ये डिस्कवर किया गया एरोमेटेज एंजाइम। तो इसकी एक्टिविटी यानी एरोमेटेज की एक्टिविटी और इसकी सिंथेसिस दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस हैं। अब यहां पे देख लीजिए, अगर एक्टिविटी ज्यादा होगी एरोमेटेज की तो फीमेल का फॉर्मेशन वो हमने ऊपर देख ही लिया, टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स। मैमल्स में कैसे होता है? अभी दूसरे एनिमल्स में हम देख रहे थे एनवायरमेंटल। तो बड़ा जल्दी जुड़ रहे हैं लोग भाई, देखे ही नहीं होंगे। मैमल्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है। यूथेरियंस की बात कर रहे हैं, प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं ये।
आप जानते ही हैं, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे सभी सोमैटिक सेल्स में, और मेल्स में 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होगा, जो कि मेलनेस के लिए, वाई क्रोमोसोम मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसका मतलब क्या हो गया? प्राइमरी सेक्स डिटरमाइन कैसे होगा कि कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गोनैड प्रेजेंट है। तो ये गोनैड अगर टेस्टिस है तो मेल, ओवरीज तो फीमेल। सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये हो गया कि अब मेल और फीमेल फिनोटाइप्स जो हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो वो इन्हीं गोनैड्स के द्वारा रिलीज किए जाने वाले हार्मोन्स से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जो फिनोटाइप बनाते हैं मेल और फीमेल का अलग अलग। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में कैसे टेस्टिस और ओवरीज का फॉर्मेशन होता है। तो चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवरीज हो, दोनों के दोनों एक कॉमन प्रिकर्सर से तैयार होते हैं, जिसको हम कहते हैं बाई पोटेंशियल गोनैड या इनडिफरेंट गोनैड। मतलब अभी वो इनडिफरेंट है, वो अभी निष्क्रिय है, या हम ये कहें कि किसी प्रॉपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ है। तो कन्वर्ट कैसे होगा आइदर टेस्टिस और ओवरी में, ये हम कहानी नीचे देखते हैं। तो अब ये जो ऊपर हमने कहा बाई पोटेंशियल गोनैड या इनडिफरेंट गोनैड, अगर इस गोनैड के ऊपर if this gonad is being acted upon by protein encoded by SRY gene, SRY का मतलब हो गया सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y, तो जाहिर सी बात है ये SRY जीन किस क्रोमोसोम पे होगी? Y क्रोमोसोम पे। तो इस Y क्रोमोसोम पे मौजूद SRY जीन के द्वारा कोड किया हुआ प्रोटीन अगर बाई पोटेंशियल गोनैड पे एक्ट करेगा तो बाई पोटेंशियल गोनैड जो है वो टेस्टिस में डेवलप हो जाएगा। ये जो SRY प्रोटीन है इसको हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y प्रोटीन या टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर TDF। तो अगर ये TDF बाई पोटेंशियल गोनैड पे एक्ट करेगा तो हमको फॉर्मेशन किसका मिलेगा? टेस्टिस का, मेल हो जाएगा इंडिविजुअल। SRY प्रोटीन के बारे में एक्चुअली में कैसे वर्क करता है वो भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो SRY प्रोटीन है क्या? ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो डीएनए से बाइंड करेगा। जिस इलाके में बाइंड करता है उसको हम कहते हैं हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स डोमेन। जिस पर्टिकुलर इलाके में डीएनए के ये SRY प्रोटीन बाइंड करती है उस इलाके को कहते हैं हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स डोमेन। अब ये SRY प्रोटीन जाके एक्चुअली में पहले एनहांसर से बाइंड करेगी। एनहांसर क्या होता है? इधर आइए। एनहांसर जो होता है इसका मेन काम क्या होता है? किसी टारगेट जीन के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाना, नाम ही है एनहांसर। और ये क्या है? ये दिस इज अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए। डीएनए का स्पेसिफिक इलाका है जहां पे क्या क्या चीजें बाइंड कर सकती हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड कर सकते हैं, को रेगुलेटर्स बाइंड कर सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड कर सकता है जिसका काम ही है ट्रांसक्रिप्शन कराना। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो एनहांसर से बाइंड करेंगे। अब ऊपर आते हैं, फिर हमने अभी बताया कि SRY प्रोटीन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है एनहांसर जैसे ही इसको मिलेगा SRY प्रोटीन बाइंड कर जाएगी। लेकिन किस जीन के एनहांसर से SRY प्रोटीन बाइंड कर रही है? इट इज बाइंडिंग विद द ऑटोसोमल जीन SOX9। जीन में हमने ई नहीं लिखा। तो एक ऑटोसोमल जीन है SOX9। ये क्या है? ये है बेसिकली SRY रिलेटेड HMG बॉक्स जीन 9, ये इसका फुल फॉर्म है। HMG का फुल फॉर्म तुम बताओ, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बहुत पहले की बात है, बचपन की बात है, लेकिन याद करो, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो पलट के पन्ना देखना फिर बताना आफ्टर द क्लास। तो ये SOX9 क्या है? इट इज SRY रिलेटेड HMG बॉक्स जीन 9 है।
इसके एनहांसर से आकर स्राई प्रोटीन बाइंड करती। तो स्राई प्रोटीन जब बाइंड करेगी तो इस जीन का एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा, एक्सप्रेशन एलिवेट हो गया, और इस जीन के एक्सप्रेशन के रिजल्ट के तौर पे जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग पाथवे है वो प्रोसीड करने लगेगा। ऐसा भी देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि अगर ये SOX9 जो है वो एक्टोपिकली एक्सप्रेस किया जाए, एक्टोपिकली मतलब कि बाहर से, तो उस दौरान, और कब एक्सप्रेस कराया जाए, जब गोनैड्स का डेवलपमेंट हो रहा हो। चूहे में ही एक्सपेरिमेंट ये किया जाता है, XX माउस में। ध्यान से सुनिए, XX माउस एम्ब्रियो, यानी कि ये क्या डेवलप होती, ये फीमेल बन जाती, फीमेल माउस हो जाता है ये। लेकिन अगर इस फीमेल एम्ब्रियो में SOX9 बाहर से डेवलप मतलब प्रोवाइड करा दिया जाए तो ये एम्ब्रियो जो है वो मेल में डेवलप हो जाता है। तब आप सोच लीजिए SOX9 का एक्सप्रेशन कितना रिस्पॉन्सिबल है टेस्टिस के फॉर्मेशन में या मेल सेक्स डिटर्मिनेशन में। और कब, इवन इफ इट लैक्स स्राई जीन, तो जाहिर सी बात है XX माउस है तो उसके पास स्राई जीन कहां से होगी, जब वाई क्रोमोसोम ही नहीं है तो स्राई जीन कहां से होगी। तो इसमें स्राई जीन नहीं है, फिर भी अगर बाहर से SOX9 दे दिया गया, तो अब समझिए मेन काम किसका है। मेन काम है SOX9 जीन का, या इससे बनने वाले ये जो प्रोटीन है उसका मेन काम है। अगर ये डायरेक्टली बाहर से दे दो तो मेलनेस फॉर्म हो जाएगी। लेकिन हमारे शरीर में या जहां पे भी जहां पे भी वाई क्रोमोसोम से सेक्स डिटरमाइन हो रहा है वहां पे स्राई जीन मौजूद है वाई क्रोमोसोम पे, जो इस जीन को एक्सप्रेस करा देगी। अब ये SOX9 प्रोटीन क्या है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करता है। अब सोचिए स्राई प्रोटीन जो है वो भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और SOX9 प्रोटीन फिर से एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह, यानी कि सिर्फ यही जीन फिर नहीं रिस्पॉन्सिबल होगी, इसके अलावा भी और जीन्स होंगी जिसके लिए ये प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। अभी हम नीचे देखेंगे डायग्राम में, और अभी एक मेंशन भी है यहां पे। तो SOX9 प्रोटीन जो है वो सभी मेल्स में एक्सप्रेस होती है, और मेल्स कौन से, वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके मेल्स में ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी SOX9 प्रोटीन एक्सप्रेस होता है। लेकिन जो स्राई है वो केवल और केवल मैमल्स में पाया जाता है। तो यहां पे थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड हो गई मैकेनिज्म हम लोगों के केस में, मैमल्स के केस में, कि दिस SOX9 प्रोटीन इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द स्राई प्रोटीन। फैक्ट की बात है, याद रखना है इसको। SOX9 एक्चुअली में अब क्या करती है, तो SOX9 प्रोटीन जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये FGF9 जीन को के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करती है और इसको एक्सप्रेस कराती है। अब ये एक्सप्रेस होगी तो क्या निकल के आएगा, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 9। और ये जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता है यही टेस्टिस के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। ग्रोथ फैक्टर है तो जाहिर सी बात है उसका काम ही है ग्रोथ कराना। इतना काम हो गया तो ये FGF9 जो है वो बन गया और ये अल्टीमेटली टेस्टिस के डेवलपमेंट को करा रहा है। लेकिन SOX9 और स्राई, ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं, इनका एक और काम है, दे ऑल्सो ब्लॉक द ओवरी फॉर्मिंग पाथवे। तो एक जगह वो टेस्टिस को बना रही हैं, बनाने में हेल्प कर रही हैं ये दोनों प्रोटीन SOX9 और स्राई, और दूसरी जगह ओवरी का फॉर्मेशन ना हो इस चीज को इंश्योर कर रही हैं। और ये कैसे, पॉसिबली बाय ब्लॉकिंग बीटा कैटेनिन। अब ये बीटा कैटेनिन क्या बला है, बीटा कैटेनिन एक डुअल फंक्शन प्रोटीन होती है जो कि दो काम करती, डुअल फंक्शन, एक काम तो सेल सेल एडेशन में और दूसरा जीन ट्रांसक्रिप्शन में। तो इसका मतलब कि यहां पे हमारा कंसर्न ये जीन ट्रांसक्रिप्शन वाले से ही है, सेल सेल एडेशन तो अलग टॉपिक हो गया। बीटा कैटेनिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करती है, और किस पाथवे के ट्रांसक्रिप्शन में,
ओवरी फॉर्मेशन के पाथवे में, ओवरी फॉर्मिंग पाथवे। तो अगर इस ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूसर को ब्लॉक कर दिया जाए तो ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो SOX9 और SRY मिलके इसको ब्लॉक कर देती, काम खत्म। अच्छा, अब देखिए, अब आते हैं वापस से SRY जीन पे। SRY जीन जो है, इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन अ सबसेट ऑफ मीजोडर्मल सेल्स ऑफ डेवलपिंग गोनैड। जैसे गोनैड डेवलप हो रहा है, गोनैड का ओरिजिन क्या होता है, किस जर्म लेयर से बनती है? तो लिखा ही हुआ है बोल दो, लिखा हुआ है तो मीजोडर्म। मीजोडर्म। तो गोनैड जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो मीजोडर्मल टिश्यू की कुछ स्पेसिफिक सेल्स जो हैं उसी में SRY जीन एक्सप्रेस होती है। और अगर SRY जीन एक्सप्रेस होगी तो ये जो सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं इनटू सर्टोली सेल्स। तो आप देखिए कि किस किस तरह से ये SRY जीन एक्ट कर रही है। एक तो इसने SOX9 को एक्टिवेट किया, दूसरा ये उस सेल को, उस मीजोडर्मल सेल को जहाँ पे एक्सप्रेस हो रही है उसको सर्टोली सेल्स में तब्दील कर दिया। सर्टोली सेल्स आपको मालूम है ना, इसको नर्व सेल्स भी कहते हैं। जब स्पर्म सेल्स फॉर्म हो रही हो तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो सोचिए, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म कह रहे हैं, टेस्टिस के डिफरेंशिएशन के साथ साथ फ्यूचर में जो स्पर्म्स बनेंगे यानी फर्टिलिटी को भी प्रमोट करती है SRY जीन। तो सर्टोली सेल्स में डिफरेंशिएट हो गई वो सेल्स। अच्छा, अब ये जो ऑटोसोमल जीन SOX9 की हम बात कर रहे थे, ये भी जरूरी होती है, इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर सर्टोली सेल डिफरेंशिएशन। तो SRY जीन और SOX9 ये दोनों मिलके कई काम कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं अगर हम फिर से फिंगर टिप पे गिनाना चाहें तो पहला तो FGF9 यानी फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 9 को के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से टेस्टिस फॉर्म हो रहा है। दूसरा, ये ओवरी डेवलपमेंट पाथवे को ब्लॉक कर रहे हैं बाय ब्लॉकिंग बीटा कैटेनिन। तीसरा काम ये कर रहे हैं कि सर्टोली सेल के डिफरेंशिएशन को प्रमोट कर रहे हैं ताकि पूरी तरह से फुल प्रूफ एकदम बढ़िया गोनैड तैयार हो, फंक्शनल। अब सर्टोली सेल्स बन गई। सर्टोली सेल्स जब बन गई तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसको हम मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है? ये फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको नहीं फॉर्म होने देता है। तो इट सप्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय कॉजिंग मुलेरियन डक्ट टू रिग्रेस। एक्चुअली में जो मुलेरियन डक्ट है वही आगे चल के फीमेल का जो भी रिप्रोडक्टिव पोर्शन है, क्या क्या, ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूटेरस जिसमें एक्चुअल इम्प्लांटेशन होगा, सर्विक्स और अपर पार्ट ऑफ वजाइना। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट सारा ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंक्लूड हो गया यहाँ पे। इस पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक को मुलेरियन डक्ट बनाती है और उस मुलेरियन डक्ट को रिप्रेस करने का काम सर्टोली सेल से निकला हुआ एंटी मुलेरियन हार्मोन कर देता है। तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तो सर्टोली सेल का भी आपने देख लिया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू दी स्पर्म्स। ठीक है, ये काम हो गया। यानी एक ग्रुप ऑफ मीजोडर्मल सेल्स जो है वो SRY और SOX9 जीन के इन्फ्लुएंस में सर्टोली सेल्स में कन्वर्ट हो गए। सर्टोली सेल्स ने अपना ये खेल दिखाया। उसी दौरान यानी मीनवाइल कुछ दूसरा ग्रुप होता है मीजोडर्मल सेल्स का, अदर ग्रुप ऑफ मीजोडर्मल सेल्स, जो सर्टोली सेल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो डिफरेंशिएट होता है इनटू ए मीजेनकाइमल सेल टाइप। और ये जो मीजेनकाइमल सेल टाइप होती है वो कहलाती है लीडिंग सेल, जिसका काम है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना। यानी कि अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो डेवलप होंगे वो लीडिंग सेल कराएगी। तो मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये सारा ये डेवलप कराता है। तो इस तरह से प्राइमरी यानी सेक्स ऑर्गन बन गया टेस्टिस, और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो है उसके लिए जो हार्मोन चाहिए था टेस्टोस्टेरोन, उसको भी बनाने वाली सेल आ गई। काम खत्म, कंप्लीट हो गया मामला।
चलो इस पे भी आते हैं डायग्राम पे। अब जरा आते हैं कि ओवरी का फॉर्मेशन कैसे होता है फ्रॉम दिस बाइपोटेंशियल गोनैड या इनडिफरेंट गोनैड। ठीक है, फीमेल है तो उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होगा नहीं, वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो स्राई जीन नहीं होगी, स्राई जीन नहीं होगी तो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी नहीं बनेगा। तो नो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर किस केस में? फीमेल है अगर एक्स एक्स, या ऐसा मेल जिसमें स्राई जीन नॉन फंक्शनल हो गई हो, तो उन दोनों केसेस में टीडीएफ नहीं बनेगा। और जब टीडीएफ नहीं बनेगा तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू द कन्वर्जन ऑफ द बाइपोटेंशियल गोनैड इनटू ओवरीज। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। तो नॉर्मल स्राई एक्सप्रेशन जो है वो एब्सेंट हो गया। क्यों? क्योंकि स्राई जीन ही मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम ही मौजूद नहीं है या वाई क्रोमोसोम नॉन फंक्शनल है। तो नॉर्मल स्राई एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, तो जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है गोनैड का, किसका? बाइपोटेंशियल गोनैड का या अनडिफरेंशिएटेड गोनैड का, वो ओवरी में डेवलप हो जाता है। अभी बताएंगे आगे कैसे। जो सपोर्टिंग सेल्स हैं कॉर्टेक्स की, जो सपोर्टिंग सेल्स अगल बगल वाली सेल्स हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वो फॉलिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं इंस्टेड ऑफ सर्टोली सेल्स। यहां पे जो सर्टोली सेल्स में कन्वर्ट हो रही थी, वही सेल्स बाइपोटेंशियल गोनैड की फॉलिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती। क्यों? क्योंकि स्राई जीन का प्रोडक्ट नहीं, सॉक्स9 का प्रोडक्ट नहीं, तो सपोर्टिंग सेल्स को सर्टोली सेल्स में कन्वर्ट कौन करेगा? नहीं कर पाएगा। दूसरी जो सोमैटिक सेल्स होती हैं उस गोनैड में, वो थीका सेल्स बन जाती हैं इंस्टेड ऑफ लीडिंग सेल। क्यों? क्योंकि लीडिंग सेल का फॉर्मेशन जो है उसके लिए भी स्राई और सॉक्स9 चाहिए, नहीं है। लीडिंग सेल नहीं बनी, थीका सेल में कन्वर्ट हो गई। और जब ये थीका सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं ये सोमैटिक सेल्स, तो ये क्या सिक्रीट करती हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, इंस्टेड ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन नहीं सिक्रीट होगा, अब एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा, क्योंकि लीडिंग सेल नहीं बनी, थीका सेल बन गई उन सेल्स से। एस्ट्रोजन क्या करेगा? यस, एस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करता है मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को। मुलेरियन डक्ट एक बार डेवलप हो गई तो ये मुलेरियन डक्ट ओविडक्ट बनाएगी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस बनाएगी, सर्विक्स बनाएगी, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना बनाएगी। इतना पोर्शन जब तैयार कर देगी मुलेरियन डक्ट तो काम बन गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पूरा तैयार हो गया। तो अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, ओवरीज बनाने के लिए या फीमेल गोनैड बनाने के लिए वाई क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में भी स्पेसिफिकली स्राई जीन को हटा लेना है, टीडीएफ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि फीमेल ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनना ये किस तरह का पाथवे है? इट इज अ डिफॉल्ट पाथवे। यानी अगर कुछ नहीं होगा तो बाई पोटेंशियल गोनैड ऑटोमेटिकली फीमेल में कन्वर्ट हो जाए या फीमेल गोनैड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फीमेल डेवलपमेंट इज समटाइम्स कॉल्ड एज डिफॉल्ट पाथवे। और ये कहा जाता है, कई बार पूछा भी जाता है क्यों उसको डिफॉल्ट पाथवे कहते हैं, कि अगर नहीं कुछ रहेगा तो फीमेल बन जाएगी, काम खत्म। नेचर ने कितना इंश्योर किया है कि फीमेल बने, फीमेल की तादाद में कोई कमी ना आए। ठीक है, ओके। इतनी बात समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो भैया पूछो। सर ये डिफॉल्ट पाथवे मतलब अगर फीमेल होगी तो एक्स एक्स होगा, तो फिर तो स्राइजीन होगी ही नहीं, तो इसको डिफॉल्ट पाथवे क्यों कह रहे हैं? कोई गलती थोड़ी ना हो रही है। डिफॉल्ट का मतलब ये थोड़ी है कि डिफाल्टर जो कहते हैं डिफाल्टर। नहीं तो सर मतलब एक्स एक्स होगा हाँ, तो वाई होगा ही नहीं, तो इसको अलग से नाम क्यों दिया गया? ऐसे क्या मतलब? अलग से नाम का मतलब ये है
कि जैसे मान लो कोई फेल होना चाहे तो क्या उसको कुछ करना पड़ेगा, या अगर तुम मन में ठान ली कि नहीं हम फेल होके रहेंगे और तुम खूब मेहनत करो, तुम जो है मेल वाला जो ये हमने बताया उसको फीमेल वाले में लिख के चली आओ, फीमेल वाला मेल में लिख के चली आओ कि नहीं हमको तो फेल होना है, ऐसा करोगी क्या तुम? नहीं। फेल होने के लिए मेहनत करोगी क्या? नहीं। तो फेल होना मतलब कि डिफॉल्ट पाथवे है, ना पढ़ो तो फेल होना ही है। पास होने के लिए ना तुमको एक्टिवली एफर्ट करना पड़ रहा है। तो अगर किसी चीज का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, छोड़ दिया हमने उस चीज को वैसे ही, तो जो चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट पाथवे। मतलब कि फीमेल गोनेड बनाने के लिए कोई एडिशनल एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, ये बात है। आया समझ में? जी सर। जी। तो ये हो गया। हाँ, लास्ट में हम ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दें एक बार को, ये जो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दें, अब ठीक है नजर आ रहा है। अब इसमें दिख रहा है, छोटा तो नहीं लग रहा है? दिख रहा है सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे शुरुआत में हमको क्या मिला, एक बाई पोटेंशियल गोनैड हमको मिल गया जिसके अंदर दोनों में कन्वर्ट होने की क्षमता है। मीजोनेफ्रॉस यानी कि जहाँ से किडनी निकलेगी बनने के लिए, उसी इलाके से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी निकल के आता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग एक साथ टर्म देते हैं ना, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, इस तरह से जो कहते हैं, तो एक्चुअली में एम्ब्रियोनिकली दोनों जो है एक ही जगह से निकल के आते हैं। तो मीजोनेफ्रॉस हो गया। इसमें एक जेनाइटल रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पतला सा जो दिख रहा है ये वाला इलाका, ये जेनाइटल रिज यही आगे चल के और पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार करेगा, चाहे मेल चाहे फीमेल। ठीक है, आगे बढ़ा ये जेनाइटल रिज। अब एक जगह ये स्राई जीन मौजूद है, यानी कि जाहिर सी बात है वाई क्रोमोसोम होगा। स्राई है तो स्राई का प्रोडक्ट निकलेगा टीडीएफ। टीडीएफ जो है सॉक्स9 जीन को एक्टिवेट करेगा इसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह। सॉक्स9 आपने अभी देखा, FGF9 फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 9 के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा और जो जीन्स हैं, AMH हो गई, दूसरी मेल जीन्स या PGD2, इसके डिटेल में नाम में जाने की जरूरत नहीं है, उनको ये स्टिमुलेट करेगी सॉक्स9 जीन। और फाइनली टेस्टिकुलर डेवलपमेंट होगा जिसकी वजह से मेल सेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर स्राई एब्सेंट है एक्स क्रोमोसोम, तो यहां पे क्या होगा, इनिशियली स्राई अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे भी कुछ जीन्स होंगी जिसका असर हमको देखने के लिए मिलेगा, जैसे WNT4, इट प्रोमोट्स फीमेल सेक्स डेवलपमेंट। RSPO1 क्या करती है, ये WNT4 से इंटरैक्ट करती है ताकि फीमेल गोनैड का डेवलपमेंट हो। एक और जीन होती है FOXL2। FOXL2 सिंथेसाइज करती है फॉलीस्टैटिन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है FOXL2 वाला। अब ये फॉलीस्टैटिन जो है ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है पिट्यूटरी FSH सिक्रीशन का। तो पिट्यूटरी से FSH रिलीज कराने के लिए फॉलीस्टैटिन जिम्मेदार है, क्योंकि FSH का सिक्रीशन तो चाहिए, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तभी वो फॉलिकुलर सेल्स तैयार होंगी और फिर वो फॉलिकुलर सेल्स अल्टीमेटली एस्ट्रोजन रिलीज करेंगी, जिसकी वजह से फिर ओवेरियन डेवलपमेंट होगा और जो सेक्स है वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इधर ओवरी बन जाएगी, इधर टेस्टिस बन जाएगा। यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान रिलेटिव जो कंसंट्रेशन है स्पेसिफिक प्रोटीन्स का, वो यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले क्या होता है, स्राई जो प्रोडक्ट है, स्राई जीन का जो प्रोडक्ट है वो एलिवेट होता है, और जब ये एलिवेट होता है तो ये स्टिमुलेट करता है, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, सॉक्स9 जीन को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, और ये लगातार इस तरह से बना रहता है अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गोनाड। ठीक है, तो ये एक सम अप करने के लिए था।